नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरवी के बाद माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे जल्द लागू कर सकती है। मोदी सरकार मॉनसून सत्र में ही यूसीसी विधेयक ला सकती है। विधि आयोग ने हाल ही में लोगों से नागरिक संहिता पर राय मांगी थी। देश भर से अब तक 8.5 लाख लोगों ने इस पर अपना विचार भी साझा किया है। समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है और स्थापना के वक्त से ही पार्टी इसे उठाती रही है। जानकारों का इस पर कहना है कि मंडल की राजनीति में घिरी बीजेपी 2024 से पहले यूसीसी को लागू कर ब्रांड हिंदुत्व को और मजबूत करना चाहती है, जिससे चुनाव 80 और वर्सेस 20 का हो जाए। जी हाँ, हालांकि आदिवासियों और पूर्वोत्तर के लोगों के विरोध ने बीजेपी की एक देश एक विधान के नारों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने बयान जारी कर दिए हैं कि विधि आयोग से इसे वापस लेने के लिए कह दिया गया है। आदिवासी नेताओं का इस पर कहना है कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो इससे उनकी प्रगत परंपरा खत्म हो जाएगी। साथ ही जमीन से जुड़े छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संस्थाल परगना टेंडेंसी एक्ट पर भी इसका असर होगा। आदिवासी संगठनों के विरोध पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक जानकारों का इस पर कहना है कि अगर आदिवासी समाज इसका विरोध करता है तो बीजेपी को नाफा से ज्यादा सियासी नुकसान हो जाएगा। ऐसे में सवाल है कि नागरिक संहिता के विरोध में आदिवासी क्यों हैं? शादी, बच्चा गोद लेना, दहेज आदि प्रथागत परंपराओं पर असर डालता है। आदिवासी समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार नहीं है। इसे लागू होने से यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को ग्राम स्तर पर पैसा अधिनियम के तहत कई अधिकार मिले हैं जो नागरिक संहिता कानून लागू होने पर खत्म हो जाएंगे। जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रखने के लिए आदिवासियों को CNT और SPT एक्ट के तहत विशेष अधिकार मिले हैं। सवाल यह भी है कि सियासी तौर पर आदिवासी कितने मजबूत हैं। आपको बता दें कि भारत में 10 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं, जिनके लिए लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। मध्य प्रदेश में 6, ओडिशा झारखंड में 5-5, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 3, कर्नाटक, आंध्र में, मेघालय में 2-2, जबकि त्रिपुरा में लोकसभा की 1 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कुल सीटों का यह करीब 9% है, जो गठबंधन पॉलिटिक्स के लिहाज से काफी अहम है। आरक्षित सीटों के अलावा मध्य प्रदेश की 3, ओडिशा की 2 और झारखंड की 5 सीटों का समीकरण ही आदिवासी ही तय करते हैं। साथ ही करीब 15 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय की आबादी 10 से 20% के आसपास है, जो जीत हार की अहम भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा की करीब 70 सीटों का गुणा गणित आदिवासी ही सेट करते हैं। 2019 में बीजेपी को आदिवासी के लिए रिजर्व 47 में से करीब 28 सीट पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा में बीजेपी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की आदिवासी रिजर्व सीटों पर पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। देश की 10 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना की विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोटर्स निर्णायक भूमिका में नजर आए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 5 महीने बाद चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 21% आदिवासी हैं, जिनके लिए 230 में से लगभग 47 सीटें आरक्षित हैं। आदिवासी इसके अलावा भी 25 से 30 सीटों पर असरदार नजर आते हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पिछले चुनाव में सीटों का फासला काफी कम था। ऐसे में आदिवासी रिजर्व सीट इस बार दोनों पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सारा मकसद साफ तौर पर जो नजर आ रहा है, अगर हिंदुत्व की राजनीति खेली जाती है तो यूसीसी का साफ तौर पर लागू होना बीजेपी के लिए अहम हो जाता है, लागू करवाना अहम हो जाता है, जिसकी तारीख, बैठक सब फिक्स है, जिस पर विपक्ष का विरोध भी है, समर्थन भी है।
लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों के आईने से ये इसको देखा जाए, उनके चश्मे से इसको देखा जाए, तो ये एक अलग ही रूप लेता नजर आएगा, जो कि चुनाव के नतीजे से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी क्या फैसला लेती है, बीजेपी क्या इसको पलटती है, बीजेपी आदिवासियों के लिए कुछ अलग छूट इसमें छोड़ती है? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।